आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी यूजफुल है। किसी भी एल्गोरिथम के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस बेसिस पर निकालते हैं और कैसे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो पहला है, जैसे कोई लूप है और ये लूप रन हो रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू n तक ये लूप रन हो रहा है, क्लियर है। और इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उस ऑपरेशन को हमने मान लिया कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कोई ऑपरेशन है। तो ये कांस्टेंट ऑपरेशन, इसमें एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, एक फिक्स टाइम लगेगा, ओके, ठीक है। तो जब ये फॉर आई इज इक्वल टू 1 होगा तो ये रन होगा, एक बार हो गया। जब आई इज इक्वल टू 2 होगा तो ये रन होगा, आई इज इक्वल टू 3 फिर रन होगा, आई इज इक्वल टू 4 फिर रन, यानी जब आई इज इक्वल टू 4 आया तो 4 बार रन होया। तो जब आई इज इक्वल टू n आएगा तो n बार रन होगा। तो अगर इसमें इसका जो टाइम है, रन का वो c है और ये लूप n बार चलेगा, आप देख रहे हैं। तो आप ये देखिए, जब ये n बार लूप चलेगा तो ये होगा nc cn। तो जो इसका जो ऑर्डर है, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होगी ऑर्डर ऑफ n, यानी ये c कांस्टेंट है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसका जो है, इसका जो बिग ओ है वो हम निकालने हैं। ये बिग ओ क्या होता है, ये वर्स्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, ये हमने आपको बताया था लेकिन दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये हम इसका बिग ओ वर्स्ट केस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कम से यानी हर कंडीशन में आपको कितना टाइम जरूर लगेगा। हर कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्स्ट केस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका पेपर होता है कॉलेज में, तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप घर से जब निकलते हैं तो आपको 10 मिनट लगते हैं, कभी कभी 15 लगते हैं, लेकिन कभी जब जाम होता है, जब बारिश होती है तो 1 घंटा लगता है। तो इसलिए क्या होता है, जब पेपर होता है तो वर्स्ट केस यूज करते हैं 1 घंटा पहले आप घर से निकल जाते हैं। तो यही वर्स्ट केस प्रोग्रामिंग में है। जैसे हमारा जो कंसेप्ट है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, हो सकता है जो हमें रिक्वायरमेंट हो हमारी वो पूरी ही फुलफिल हो जाए, लेकिन ये मान के चलते हैं कि सबसे लास्ट में होगा, ये हम मान के ट्यून करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जाम देने जाते हैं एसएससी का फॉर एग्जांपल, और आप जब रिजर्वेशन कराएंगे लौटने का, तो आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 से 4 पे खत्म हो जाएगा, वो 5 बजे आप स्टेशन जाके उसमें बैठ सकते हैं ट्रेन में। लेकिन आप रात को 8-9 बजे रिजर्वेशन कराएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट केस छोड़ कर चलेंगे कि अगर ये हुआ, सबसे लास्ट मेरा हुआ, फिर मैं सबसे बाहर में बाहर आया और मुझे ऑटो नहीं मिला, फिर मुझे 1 घंटे वहाँ खड़ा हूँ, तो आप सारा टाइम ऐड कर लेंगे। तो इसे वर्स्ट केस बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम के डिज़ाइन में भी वर्स्ट केस का बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये वर्स्ट केस होता है, ओके। तो यानी कि हो सकता है हमारा आउटपुट इससे पहले ही आ जाए, लेकिन ये हमारा वर्स्ट केस है, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि वर्स्ट केस का, ये इसे वर्स्ट केस बोलते हैं, ठीक है। यानी वर्स्ट का मतलब होता है कि खराब से खराब, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा इतना एल्गोरिथम को रन होने में, क्लियर। आपके पास कोई कांस्टेंट टाइम लग रहा है किसी पीस ऑफ कोड को रन करने में, जब वो लूप एन टाइम चलेगा तो वो एन से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब हो गया लूप का जो ऑर्डर है वर्स्ट केस कैपिटल हो वो कितना है, एन है। तो डायरेक्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे कि ये लूप दे रखा है तो इसका बिग ओ कितना है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन। किस ऑर्डर की है, एन ऑर्डर की है, ओके। तो इसके क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकते हैं कि ये दे रखा है, ये निकालना है, ये इसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम लिख सकते हैं यही जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि एक लाइन जब रन होगी तो उसके लिए एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो फिर लूप में आइजिकल टू 2 आएगा, आइजिकल टू 3 अप टू इस तरह से एन तक वो रन करेगा। वो वर्स्ट केस का मतलब आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वर्स्ट केस का मतलब क्या है, ठीक है। ये लूप के लिए हो गया। अब देखिए नेस्टेड लूप के लिए, नेस्टेड लूप और लूप में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसको जरा अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास कोई लूप है, ठीक है। वो लूप क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई टू एन, यानी जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया वही लूप है वो, ठीक है, ओके। ये वाला, ये देखिए आप, ये अभी हमने डिस्कस किया है और हमने आपको बताया एन टाइम ये रन हो रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
फिर हमने क्या बताया था अभी कि ये कोई पीस ऑफ कोड है जो सी टाइम ले रहा है, तो अगर ये बीच वाली लाइन ना होती तो ये सी और एन आंसर हो जाता। लेकिन इसमें क्या है कि लूप के अंदर लूप चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी अगर आप i इज इक्वल टू 1 लेंगे, जैसे अगर आप i इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इस एक सिंगल वैल्यू के लिए ना जे पूरा लूप चलेगा। देखिए यानी इसी के अंदर है ये, क्योंकि i 1 लेंगे तो इसके अंदर जो है जे जो है वो n टाइम्स चलेगा। क्लियर है? n टाइम्स। ठीक है, जब i इज इक्वल टू 1 के अंदर n टाइम चल रहा है तो i इज इक्वल टू 2 के अंदर n टाइम चलेगा, i इज इक्वल टू 3 के अंदर n टाइम चलेगा, तो सबके अंदर n टाइम चलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये n इसके इनसाइड है, यानी इसकी एक वैल्यू के लिए अगर हम i इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो n टाइम ये चलेगा और एक c टाइम ये चलेगा। तो एक वैल्यू के लिए हो गया आपका आंसर ये n इंटू सी, यानी nc। दो वैल्यू के लिए 2nc, 3 वैल्यू के लिए यानी अगर एक वैल्यू हम ले रहे हैं तो उसके लिए आंसर हो गया 1, यानी एक के लिए मल्टीप्लाई n उसके लिए और c उसका टाइम। अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये चलेगा 2nc। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में हम हमारे पास है n, तो ये हो जाएगा n इसका मतलब हो गया n स्क्वायर c, तो ये हो गया cn स्क्वायर। क्लियर? तो जब cn स्क्वायर है तो इसका जो बस केस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, यानी ये किस ऑर्डर की हो गई? n स्क्वायर ऑर्डर की थी। c तो आपका कांस्टेंट है, तो ये इसको बोलेंगे ये आपके n स्क्वायर ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। क्लियर है? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये समझना। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो नेस्टेड लूप है इसका आप नेस्टेड लूप यानी लूप के अंदर लूप i इज इक्वल टू 1 के लिए n टाइम्स, तो 1 के लिए n टाइम्स और c उसका कांस्टेंट टाइम, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर क्या करेंगे सबके लिए अप टू n के लिए कितना होगा n इंटू एन सी, यानी n स्क्वायर c, तो यानी इसका ऑर्डर हो गया n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर इसका ऑर्डर हो गया। अब चलते हैं इसमें, देखिए कॉन्जुगेटिव में, इसका नाम है कॉन्जुगेटिव स्टेटमेंट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले तो इसका डिफरेंस हमें समझना होगा। क्लियर है? कॉन्जुगेटिव किसे बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ओके, वहां पे क्या था? वहां पे ये था कि कोई लूप था आई, उसके बाद उसके अंदर कोई लूप था जे, उसके बाद वो रन हो रहा था, कोई लूप था, कोई स्टेटमेंट था जिसको हमने सी टाइम दिया था। ठीक है, ये नेस्टेड था। लेकिन अगर आई अलग है, आई कोई ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें आई तो अलग रन हो रहा है, जे अलग रन हो रहा है और सी अलग रन हो रहा है, तो ये कॉन्जिगेटिव होगा। ठीक है, इसका नाम होगा कॉन्जिगेटिव। कॉन्जिगेटिव होता ना जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है ए बी सी डी, तो इसका मतलब है ये कॉन्जिगेटिव है, ए फिर बी फिर सी, ये कॉन्जिगेटिव है। ठीक है, और इसमें क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल होगा ए के अंदर यानी इनसाइड ऑफ ए होगा बी, और उसके इनसाइड होगा सी, और उसके इनसाइड होगा डी। ओके, ये था नेस्टेड और ये है कॉन्जिगेटिव। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्जुगेटिव की डेफिनेशन होती है, आप समझ गए होंगे कि एक के बाद दूसरा रन होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3, यानी ये जो एल्गोरिथम है, अगर आपकी एल्गोरिथम 3 स्टेप में रन हो रही है तो फिर क्या होगा? पहला हमने क्या मान लिया? डिक्लेरेशन, जिसमें एक कांस्टेंट टाइम लगता है, तो किसके अंदर कोई वेरिएबल आई जे स्टेप का कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वैल्यू इसके अंदर गई, इसमें C1 टाइम लग गया। क्लियर? तो C1 हो गया। अभी ये क्या है, इसको मत देखिए अभी आप। फिर उसके बाद जब C1 हो गया
तो इसमें टाइम ऐड होगा। क्यों होगा? डेफिनेटली, क्योंकि इसमें उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें ऐड हो रहा है। ये अलग अलग लूप वर्क कर रहा है। जैसे पहला इतना टाइम लग गया, फिर अगले स्टेप में इतना टाइम लगा, और अगले स्टेप में इतना, तो ये सब ऐड होता चला जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये ठीक है, ये जो है पीस ऑफ कोड गिवन है, जो ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 i इज इक्वल टू 1 to n है। तो ये n आपको पता है, ये जब n टाइम रन होगा और इसके अंदर इसको मान लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा जिसका नाम है c2। ओके, जब पीस ऑफ कोड रन करते हैं ना तो उसका एक कांस्टेंट टाइम हो जाता है। तो यानी ये दोनों इस लूप के लिए कितना टाइम होगा, जो हमने अभी नंबर 1 पे डिस्कस किया था, ये स्लाइड नंबर 3 है ये। तो उसका आंसर आया था आपका ये इतना ही था वहाँ पर। तो इसका आंसर आपको पता है ऑलरेडी। इसका आंसर है NC2 या C2N। तो ये इसका आंसर हो गया नंबर 2 का। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में एक लूप है, यानी n तक चल रहा है, तो ये n आएगा। उसके अंदर एक पीस ऑफ कोड रन हो रहा है, एक कांस्टेंट टाइम उसको मिलेगा, तो C3, तो NC3 हो गया। अब पहला स्टेप फुलफिल होगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो यानी C1, इसके बाद ये जो आया था C2N, उसके बाद तीसरा यानी C3N। अब इसको हम लिखेंगे C1 प्लस ये दो कांस्टेंट एन कॉमन है, C2 प्लस C3N लिखेंगे। अब इसकी जगह हम C2 डैश या C कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। मैथ में आप पढ़ते हैं, जब दो कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाता है। तो C1 प्लस C2 डैश N। तो इसका जो ना सिर्फ ऑर्डर चेक करते हैं, तो ये इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है n। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? ऑर्डर चेक करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, वो ऑर्डर होता है। ओके, जैसे आपने मैथ में इस तरह से पढ़ा होगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ ऑर्डर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर की कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की कोई इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। और अगर इसमें 3 पावर है तो इसे बोलते हैं क्यूबिक। तो जो मैक्सिमम पावर है ना उससे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ओके, तो ये आप कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आपको समझ में आया, यानी डिपेंड करता है कि कितने स्टेप हैं। ओके, तो आप ठीक है, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसमें लूप के अंदर लूप है, ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये अलग अलग लूप है। ओके, तो ये कंसेक्यूटिव है। नंबर 4 इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर? इफ एल्स स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? सपोज करिए कोई इफ गिवन है, क्योंकि आपको पता है कि इफ और एल्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी ये एक ही एक तरीके से। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि ना तो आप इन्हें कंजुगेटिव कह सकते हैं, ना इन्हें आप नेस्टेड कह सकते हैं, क्योंकि नेस्टेड का मतलब है लूप के अंदर लूप। तो इसमें देखिए लूप के अंदर तो कोई लूप नहीं है, ये अलग लूप है, ये अलग लूप है, तो इसलिए इसको नेस्टेड नहीं कह सकते हैं। इसको हम कंजुगेटिव क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर इफ रन होता है तो एल्स रन नहीं होता, ठीक है। ओके, तो इसलिए कंजुगेटिव की डेफिनेशन भी फुलफिल नहीं होती उस तरीके से कि इफ भी रन होना कंपलसरी है, एल्स भी रन होना कंपलसरी, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो मान लिया ये जो ओएन लिखा है ये कहाँ से आया? ये गिवन है कि मतलब ये यहाँ पर कोई ऐसी कोडिंग हुई है, मान लिया कि उसका वो ओएन है, यानी एंटर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह की कोई कोडिंग है जिसका जो है बिग ओ कितना है, एन स्क्वायर है। तो इन दोनों को जब करेंगे, ये लाइन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ओ एन प्लस ओ एन स्क्वायर। लेकिन अब आप ये देखिए इसमें प्रॉब्लम है। इसमें हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? इफ एल्स में क्या करते हैं हम? इफ एल्स में ये पहला जो एन ब्रैकेट में है वो वाला, अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन की वैल्यू गलत हो जाती है तो वो फंक्शन रन होगा।
वॉइस नहीं आ रही सर। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ओके ओके ओके, वॉइस नहीं थी, वो म्यूट हो गई थी और आपने इतनी देर बाद बताया। चलिए कोई बात नहीं। तो थैंक यू। इसमें जो है कंजिक्यूटिव का कंसेप्ट आप समझ गए कि C1 इसका टाइम हो गया, क्लियर, इसका टाइम हो गया n, और इसका चूंकि ये एक पीस ऑफ कोड है तो इसका एक कांस्टेंट टाइम होता है C2, तो ये इससे कनेक्टेड है तो NC2 हो गया। ये एक अलग है, कंजिक्यूटिव है। इसका C3 है तो NC3 हो गया। तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद ये रन होगा, इसके बाद ये रन होगा, तो ये जो है कंजिक्यूटिव चल रहे हैं। C1 प्लस C2n प्लस C3n। अब इसमें कांस्टेंट ले लेंगे, इनको एक कांस्टेंट बना सकते हैं एज पर द फार्मूला ऑफ मैथ। दो कांस्टेंट को आप एक कांस्टेंट लिख देंगे कोई। अब इसका जो ऑर्डर हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑर्डर 2 होता है तो सिमिलरली इसका ऑर्डर n हो गया। क्लियर? तो कंजिक्यूटिव का कंसेप्ट है। क्लियर? एफ इफ एल्स में क्या होता है कि इफ एल्स भी कंजुगेटिव के जैसा होता है, लेकिन इसके रूल अलग होते हैं क्योंकि ये इफ एल्स इससे कनेक्टेड होता है। देखिए इफ कब होता है, जब एल्स प्रोग्राम एल्गोरिथम का कुछ पार्ट है जो इफ से रन हो रहा है, कुछ एल्स से रन हो रहा है। ठीक है, मान लिया कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो इसमें प्लस क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन ये है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है इसमें ये ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये कुछ भी हो सकता है। ये गिवन है कि जो इसका इफ पार्ट है ना उसका जो ऑर्डर है एन है ये। ठीक है, आप समझे नहीं, ये एक एग्जांपल है इफ का। यहाँ पर कोडिंग लिखी हुई कब है, यहाँ पर कोडिंग थोड़ी लिखी हुई है। यहाँ पर तो गिवन है कि इफ है उसकी जो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इफ की वो ओ एन है और एस की वो ओ एन स्क्वायर है। तो इसकी टोटल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कोई कोडिंग लिखी कब है? यहाँ तो ये लिखा है ना, एग्जांपल है कोई, ये देखिए। क्लियर? ये क्या लिखा है? ये कोई कोड थोड़ी लिखा है यहाँ पर, ये ठीक है। ये लिखा है कि कोई कोडिंग है अगर तो उसके लिए ओ एन है और इसके लिए ओ एन स्क्वायर है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 1 तो उसको आप ऐड करेंगे। रीजन ये है कि इफ एल्स कंजुगेटिव की तरह ही वर्क करते हैं, नेस्टेड की तरह नहीं करते हैं। इफ के अंदर एल्स नहीं होगा, इफ के बाहर एल्स होगा, इफ के सामने एल्स होगा। ठीक है, क्लियर? यानी अगर आप आई को नीचे लाइन खींचेंगे ना ऐसे पैरेलल में तो ये ई पर मैच करेगी। ठीक है, यानी एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में है ये। तो कंजुगेटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे ओ एन और ओ एन स्क्वायर को ऐड। हेलो, ठीक है, हाँ पूरा सुन लीजिए, बाद में पूछ, एक स्लाइड पूरा होने के बाद ना उसके बारे में पूछ लेना। ठीक है सर जी नमस्ते। सर जी सुन लो, पहले मेरी क्लास खत्म होने वाली होगी, हाजिरी लगा दी सर जी, मेरा कनेक्ट ना हो रहा था। एक वेट कनेक्ट तो था अभी, वेट करते रहो। अब ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया, इसको ऐड किया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कॉन्जुगेटिव का सॉल्यूशन तो हमने बताया था, लेकिन इसका सॉल्यूशन होता है इन दोनों का वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्यों? वर्स्ट केस ये दोनों एक ही प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। अगर ये रन नहीं हुआ तो ये रन हो गया, ये रन नहीं हुआ तो ये। तो हम ऐसा एक केस लेके चलते हैं जैसे कि अगर आपने एक रूट फॉलो किया, वो रूट आप फॉलो नहीं कर पाए तो आपको दूसरा रूट फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम टाइम जिसमें लगता है उतना टाइम आप लेके चलेंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर से कॉलेज जाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, तो आप इस पे जा रहे हैं लेकिन हो सकता है आपको इस पे जाना पड़ जाए। तो इसमें 30 मिनट्स लगती है, इसमें 45 मिनट लगती है, तो वर्स्ट केस वो 45। तो आप जो है आपको या तो इससे जाना पड़ेगा या इससे, जाना तो एक ही से पड़ेगा। लेकिन तो आप जो टाइम है, आप टाइम इसमें कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं निकालेंगे कि 30 + 45 = 75 मिनट चाहिए, नहीं, बल्कि मैक्सिमम निकालेंगे। कि मैक्सिमम इसमें लिख रहे हैं, इसमें लग रहे हैं 30 मिनट्स, इसमें लग रहे हैं 45 मिनट्स। तो वर्स्ट केस कौन सा हुआ? 45 मिनट्स हुआ। तो वर्स्ट हुआ यानी जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होती है उसे वर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो 45 मिनट्स है वो आपका आंसर होगा, यानी घर से आप 45 मिनट्स पहले चलेंगे। अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता 30 मिनट्स का है, या तो आप उस पर जाएंगे, उस पर जाम नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते पर आप जाएंगे जो 45 मिनट्स की डिस्टेंस का है। क्लियर हो गया? तो आप जो है घर से 75 मिनट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है? अब आप
ओके, हम आपको बता रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए जो है हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई इफ पार्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मान लिया, ये एग्जांपल है, ऑर्डर ऑफ एन की है और एस पार्ट की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो इसमें जो है जो आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर सकता है उसको लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था, आप घर से चल रहे हैं, आपके घर के सामने से 2 रास्ते जा रहे हैं कॉलेज को, एक रास्ता पे आप स्टार्ट करते हैं 30 मिनट्स, दूसरे पे 45 मिनट्स। तो आप अगर दूसरे रास्ते से जाते हैं तो 45, तो फर्स्ट केस का वो 45 हुआ ना कि हेलो सर मेरा नाम लिख लिया पुष्पेंद्र सिंह राठौर। और मेरा भी लिख दियो जी विवेक। तो इसमें जो है वर्स्ट केस लेके चलते हैं। वर्स्ट केस का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, तो जो जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा उसको वर्स्ट केस कहते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम आप लेके चलेंगे तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्लियर हो गया इफ एस का कंसेप्ट? ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो मैं इस एग्जांपल को दोबारा बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? सपोज कीजिए कि आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, फॉर लूप है कोई, ठीक है, और उस फॉर लूप के अंदर जो है आप कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी आई की जगह i = 2 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आउटपुट देखिए, पहले आउटपुट है, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर इसका डबल 4, फिर 8 पे 16। तो अब हमने यहाँ क्या किया है कि यहाँ ये हमारा जो फाइनल फॉर लगा हुआ है ये n से लेस देन के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज करो n जो है यहाँ पर 16 है, सपोज 16 है, तो जब 16 है ना तो इसको रन करने के लिए कितनी लाइन चाहिए हमें, यानी एक बार 1 रन होगा, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 8, एक बार 16 रन हो जाएगा। ठीक है, ये यानी ये देखिए मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉग पे लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग, अगर आपके पास लॉग 4 है तो log 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं log 2⁻², ऐसे। अब log का फार्मूला होता है कि 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2। क्लियर? और सपोज आपके पास log 8 है तो आप इसको लिखेंगे log 2⁻3, तो 3 ऊपर आगे आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ इंटर में, तो 3 log 2। तो इस तरह से log, फिर नेक्स्ट होता है उसमें 16, log 16 है तो log 2⁴ होगा, तो इसका मतलब होगा 4 आगे आ जाएगा और log 2। तो आपने देखा कि यहाँ से एक स्टेप log 2 का होगा, तो 1 2 3 4 5 स्टेप में जो है एक log 1 का था, एक log 2 का, एक log 4 का, log 8 का, log 16 का, तो 5 ही स्टेप में आप 16 पर आ गए। क्लियर है? तो यानी कि 16 वैल्यू लाने के लिए आपको जो है 5 स्टेप फॉलो करने पड़े, यानी log 1 तो डिफाइंड ऑलरेडी, log 2 से करेंगे तो log 2 1 हो गया, 2 log 8 log 16। ठीक है, यानी कि अब आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। ये जो है देखिए, तो ये जो है log 1 log 2 log 4 log 8 log 16, इसका मतलब क्या है कि log 16 को हम किस तरह लिखेंगे, तो log 16 को हम, जब भी ये फार्मूला होता है ना, मतलब हमारा एम क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है इसमें जो है साहिल ड्राइंग मत कीजिए, नाम आ रहा तुम्हारा, इसके अंदर, अरे सर वो छोटे भाई ने टच कर दिया। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यू लिखते जाइए, जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेके एक बार और बता देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाए, ताकि जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है 1 to 20 तक वैल्यू लिखिए, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 2 होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे 1, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 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 बस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो लॉग होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया, समझ में आया?
तो आपने देखा 20 के लिए आपको 20 बार लूप नहीं चलाना पड़ा, बल्कि कितनी बार चलाना पड़ेगा, कितनी बार, यानी log n बार। क्लियर हो गया, log n बार आपको लूप चलाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप 20 तक वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, 20 तक, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम, 16 से ज्यादा करेंगे 32 हो जाएगा। तो जो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो लूप चलेगा कितनी वैल्यूज आएगी टोटल, वो आएगी लॉग के हिसाब से, उसे बोलेंगे log n। क्लियर है, तो ये समझ में आया लॉग का कंसेप्ट। तो लॉग का ये कंसेप्ट होता है, यानी अगर आप 1 से रन कर रहे हैं, n तक रन कर रहे हैं इक्वल टू, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ये रन करना होगा और इसको लॉग बोला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लॉग क्या होता है, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे जो डायग्राम बना हुआ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, यानी ये जो मैंने आज आपको बताया है इसमें से कई नंबर का आता ही आता है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है, आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब कांस्टेंट है, उससे बड़ा होता है ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि log n क्या कहता है कि आपने ये देखा होगा कि 5 वैल्यू में 16 आ गई, 1 2 3 4 5, तो log n हो गया, यानी 5 में 16 आ गया, उसके बाद हो गया ऑर्डर ऑफ n होता है, क्योंकि n 16 में 16 होता है, तो n ज्यादा हो गया ना उससे। फिर उसके बाद अगर हम n की मल्टीप्लाई log n से करते हैं, क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसा आप मान लिया 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 को मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर देन 1 से, तो आपको ये रूल पता है कि ये वैल्यू जो है 10 से ज्यादा ही हो जाएगी, ये पता है। जब आप ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, तो इसका आंसर 10 से ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर और कम हो जाएगा 10 से, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सपोज 11 12 13 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 से, तो चूंकि आपने देखा log की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर 1 2 4 सब ग्रेटर देन 1 है, तो जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कहने का मतलब वैल्यू जो n है, जैसे आप ये समझिए n है, n मान लीजिए, और n की मल्टीप्लाई जब log n से करेंगे, तो ये जो ना ये वैल्यू जो आएगी, जो भी आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा ग्रेटर देन n। ठीक है, ग्रेटर देन n आएगा, यानी इसको देखिए अब आप, तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट हो गया, log n जो है ये वैल्यू हो गई, जैसे 5 16 की जगह 5 आ गया, तो ये छोटी वैल्यू हो गई, और ये 16 हो गया, और ये 16 की आपने 5 से गुणा की या कुछ और ये 16 का स्क्वायर हो गया। तो ये ऑर्डर आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये ऑर्डर आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस ऑर्डर में, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में किसी भी तरीके से आ सकता है, और ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ 1 सबसे छोटा होगा, फिर log n होगा, क्योंकि आपने देखा 16, जहां पर 16 आंसर था वहां सिर्फ 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 आएगी उसकी वैल्यू 16 की जगह, और यहाँ 16 आएगी। सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें? क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए कि log n का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किससे ज्यादा है, नंबर 1 n से ज्यादा है, n log n से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, n स्क्वायर से। ठीक है, तो आप बता देंगे, आपको ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए। क्लियर, और भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हम हल्का फुल्का करा देंगे, लेकिन पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।